हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा मंथली आंसर राइटिंग कोर्स चलाया जाता है, तो अभी इसके बाद जो क्लिप चलेगी वो होगी कि किस तरह से हमारा जो लास्ट आंसर डिस्कशन हुआ था लाइव, उसमें किस तरह की क्वालिटी रहती है, क्या मीडियम रहता है इंस्ट्रक्शन का, किस तरह से बच्चे आंसर्स पूछ सकते हैं और किस तरह का हम काम करना चाहते हैं ताकि हम बच्चों को बेस्ट वैल्यू आउटपुट दे सकें। तो ये बातें जो बाकी हैं वो मैं इस पूरे क्लिप के लास्ट में करूंगा। पहले आप इस पूरे आंसर की लाइव डिस्कशन को देख लीजिए। दो पर्पस आपके सॉल्व होंगे इसके साथ। एक तो आपको उस आंसर का जो क्वेश्चन आपको यूपीएससी मेंस जीएस1 सोसाइटी में पूछा गया था वो क्लियर हो जाएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट। और उसके साथ साथ अगर कल को आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग को करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि आप स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं या नहीं। तो आइए इस क्लिप को आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, सो वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसी बार के आपके मेंस का है। साइंस एंड टेक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत पुराना क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में तीन बंदों को, अकास्की, अमानो एंड नाकामारू। किस चीज के लिए? ब्लू एलईडीज के इन्वेंशन जो उन्होंने की थी 1990s में। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में दोबारा से नोबेल प्राइज दिए गए थे, तो बच्चे अभी के नोबेल प्राइज के जो विजेता थे उनके बारे में पढ़ के गए थे कि उन्होंने क्या क्या बनाया है, उनकी इन्वेंशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो पढ़ के गए थे। पर ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा कोई ना कोई तो देखने को मिलेगा जो आपको एक तरह से बहुत ही लेफ्ट हैंड एम्प्टी हैंडेड रख देगा कि इसमें क्या हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये उन्होंने कंटेक्स्ट सेट कर दिया कि इस तरह से नोबेल प्राइज दिया गया था कि हाउ हैज दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं तैयार करके जा सकते। बहुत ही, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर लिख पाएंगे। अगर आप आर्ट से हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस को हम वहां पर नहीं छोड़ के आएंगे, पर ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ज्यादा टाइम भी फिर नहीं देंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे कि जितना भी आपको ब्लू एलईडीज के बारे में पता है, अगर अंदाजा है, तो आप लिख के आएंगे यहाँ पर। क्योंकि ये तो पढ़ने के बाद ही सभी मॉडल आंसर्स लिखे जाते हैं, पूरा रिसर्च करके अच्छी तरह से लिखे जाते हैं। तो आपने ये डरना नहीं है कि हमारे को तो ये कंटेंट के बारे में अंदाजा तक नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर वहां पर 20 आंसर्स में से आप 12 आंसर्स भी अबव एवरेज कराएं और बाकी के जितने बचे हुए आंसर, मान लीजिए आपको दो नहीं आते, आपने छोड़ आए आप, ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे, आप जीरो उसमें आपका आ रहा है, और बाकी के 6 आंसर्स आप टूटी फूटी इंग्लिश वहां पर लिखाए हैं, तो मान लीजिए अबव एवरेज हम अगर लगा लें, तो इसमें अगर हम 6-6 में ब्रेक कर लें, इसमें अबव एवरेज मतलब किसी 15 मार्कर का अबव एवरेज वहां पर होगा 8.5 या फिर 9 मार्क्स, कि आप उसमें बहुत अच्छा लिख के आ रहे हैं। और इसमें अगर हम 6 की बात करते हैं तो इसमें आपके मान लीजिए 5.5 मार्क 10 मार्क्स में, तो आपके यहाँ पर हो गए 33 मार्क्स, और यहाँ से आपके हो गए 48 51 मार्क्स। तो 84 नंबर्स आपके बेयर मिनिमम आ रहे हैं सिर्फ इन्हीं में से, जहां पर आप अबव एवरेज मार्क्स लिख के आएंगे उन 12 आंसर्स में से। और बाकी जो हम एवरेज लिख के आ रहे हैं अगले हमारे 6, उसमें से आपको मान लीजिए एवरेज 15 मार्क्स, 15 मार्कर और 10 मार्कर का एवरेज हम मान लेते हैं कि आपको सिर्फ 4-4 मार्क्स ही मिले, तो आपके 24 मार्क्स वहां से आए। तो 84 एंड 24 हमारे पास हो गए 108 मार्क्स। तो इस तरह से भी अगर आप चलेंगे, आपके वहां पर नंबर आ जाएंगे। हमेशा वहां पर स्कोप रहता है कि आप एक या दो क्वेश्चंस छोड़ के आएंगे जो आपके, जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं होगा, और उसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आप दुनिया के अंदर हर एक चीज को नहीं करके जा सकते। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे कि हम 20 के 20 क्वेश्चन वहां पर सही करके आएंगे, तो आप उस गलत स्ट्रेटेजी होगी। पर हाँ, हमेशा हमारा फोकस यही रहेगा कि हम हर एक क्वेश्चन को वहां पर अटेम्प्ट करके आए, अगर हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप इस पूरे आंसर को लिख के आए, आपको अंदाजा नहीं है, आप अपने व्यू पॉइंट से, आपने तुक्का जो भी आपको लग रहा है कि हाँ शायद इसके बारे में ये पॉइंट हो सकते हैं, तो वो अगर हम लिख के आए, तो मान लीजिए आपका 1 मार्क भी आ गया, एग्जामिनर ने आप पे दया करके उसको आपको 1 मार्क भी दे दिया, आपके हो गए 109। और ये 1 मार्क
आपकी दुनिया बदल सकता है, आपका रैंक बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकता है, क्योंकि जो नीचे के रैंक्स होते हैं वो एक नंबर के ऊपर ही 5-5, 10-10 बच्चे बैठे होते हैं। उसके अलावा ये 1 मार्क आगे चल के आपका कौन-सा कैडर होगा, उस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो देखिए मान लीजिए आपको ये ब्लू एलईडीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। आप ये सोच लीजिए कि ये एक एक अगर हम कॉमन सेंस लगाएँ, यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि इसका कंटेंट क्या-क्या है, इसकी इन्वेंशंस क्या है, इसके पीछे साइंस क्या लगी थी, वो मेरा काम भी नहीं है आपको यहाँ पर समझाना। पर अगर इस ब्लू एलईडीज़ की इन्वेंशन के लिए किसी को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, मतलब कि उसने बहुत ही कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से उसको ये प्राइज़ मिला है। तो अगर हम कॉमन सेंस से चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसने एफिशिएंट कर दिया है। एलईडी क्या है? एलईडी आपके घरों में लगी होती है, लाइट में यूज़ होती है, जो आपको लाइट प्रोवाइड करती है। जो पहले की ट्यूब लाइट्स होती थी, जो बड़ी-बड़ी ट्यूब लाइट्स होती थी, अगर आप अपने दिमाग से सोचें तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करती थी, वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। मतलब कि जब ये ब्लू एलईडीज़ आई होंगी, तो उसके बाद इन्होंने कुछ ना कुछ एफिशिएंसी के लिए किया होगा कि ये बेहतर तरह से लाइट को प्रोवाइड करेंगी। आगे चल के ये इलेक्ट्रिक एफिशिएंट हो सकती हैं, तो चाहे आप गलत भी हों, आपने वहाँ पर लिख लिख के आना है अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट वही है, सोर्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कि आज के टाइम में जितने भी एलईडीज़ हैं, दे आर मच मोर एनर्जी एफिशिएंट देन द ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट बल्ब, जो हमारे पहले बल्ब होते थे येलो कलर के, व्हिच वाज मोनोक्रोमैटिक एंड एनर्जी गज़लर। अगर आपको थोड़ा बहुत साइंस का अंदाज़ा, तो आपको पता होगा कि जो हमारी लाइट है, वो 3 जो हमारा प्रॉपर लाइट है वो 3 कलर से बनती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। पहले रेड एलईडीज़ एंड ग्रीन एलईडीज़ पहले ही बनाई जा चुकी थी, पर ब्लू एलईडी हमारे पास नहीं थी। तब इसकी वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आइए अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में जिन बच्चों को ये आंसर पता था, तो इंट्रोडक्शन में एक कॉन्टेक्स्ट सेटअप कर देंगे कि ये 2014 में हमारे को इनको प्राइज़ दिया गया था इन एलईडी की इन्वेंशन के लिए, जो कि इन्होंने 1990s में बनाई थी। फिर हम थोड़ा बहुत बता देंगे कि ये ब्लू एलईडीज़ क्या है। थोड़ा बहुत ही बताना है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एलईडीज़ की अगर हम पीछे बैकग्राउंड की बात करें, तो ये एलईडीज़ करीबन 50 साल से हमारे पास हैं, पर ये मोनोक्रोमैटिक इन नेचर है। इससे पहले हमारे पास सिर्फ रेड और ग्रीन एलईडीज़ थी, क्योंकि वो बनानी बहुत सिंपल थी। सिंस द ब्लू कलर एलईडी वाज़ नॉट इन्वेंटेड, इट रिस्ट्रिक्टेड द मेकिंग ऑफ व्हाइट एलईडीज़, जो कि आज के टाइम में हम देखते हैं। इससे पहले हमारे पास व्हाइट एलईडीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। सो जब हमने ये तीनों को कंबाइन किया, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, तो हमारे पास व्हाइट एलईडी आई। और इसमें जो एक बेसिक कंपोनेंट रहता है, वो है गैलियम नाइट्राइड, दैट वाज यूज्ड एज अ की इंग्रेडिएंट इन द which was used by the Nobel laureates in this groundbreaking discovery of the blue LEDs. And this opened the floodgates for the several applications जो कि हमारे यहाँ पर पूछा गया है। अब मान लीजिए आपको ये गैलियम नाइट्राइड नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप टेंशन नहीं लेनी, नहीं लिख के आना, ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम सिर्फ टू द पॉइंट वहाँ पर लिख के आएँगे। हमारा फोकस यही रहेगा कि इसमें हमारे को कम से कम 1 या 2 नंबर वहाँ पर मिल जाए। एनर्जी एफिशिएंट आप अंदाज़ा लगा सकते थे। बूम फॉर डिजिटल स्क्रीन, आपको पता है कि आज के टाइम में एलईडीज़ चलती हैं, तो वो एलईडी से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते थे, शायद इसके बाद ही आने लगे हों। पहले हमारे वो बड़े-बड़े बक्से वाले टीवीज़ होते थे। आज के टाइम में हमारे पास एलईडीज़ हैं, तो हो सकता है इन एलईडीज़ का वहाँ पर यूज़ हो। तो ये भी हम पॉइंट वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते थे, दैट इज़ इट इज़ अ बूम फॉर डिजिटल स्क्रीन, कि इनके इन्वेंशन के बाद बहुत सारी एलईडीज़ हमारे मार्केट में आई। तो एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया इस पूरे हमारे एंटरटेनमेंट सिस्टम में। So LEDs have become an essential component in the field of digital screens as they offer higher contrast than their predecessor technologies. Consumer sovereignty, ये basic point है कि आज के टाइम हमारे पास अब ऑप्शंस बहुत हैं कि किस तरह की LEDs क्वालिटी हम यूज करना चाहते हैं. So LEDs are available in different colors and varieties, providing wide choices to the consumer टू चूज फ्रॉम एंड एनर्जी एफिशिएंट फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स, कि अब हम छोटी छोटी स्क्रीन्स बनाने लग गए हैं। पहले इतने बड़े बड़े होते थे। ओ एलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी ऑफर्स आ गए हैं। हाईली ड्यूरेबल, पहले की जो चीजें होती थी, पहले की जो ट्यूब लाइट्स थी, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो इतना ज्यादा नहीं था। आज के टाइम में एक एलईडी 5 या 6 साल चल जाती है, तो पहले के मुकाबले वो 10 टाइम्स वो मोर एफिशिएंट है। ये दोनों पॉइंट तो आप पक्का वहां पर कॉमन सेंस के थ्रू लिख के आ सकते थे कि इनका एक तो ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट है, कि पहले के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं।
हाईली कंपैटिबल, वही सेम साइज है कि इनको हम बहुत ही छोटे साइज में बना सकते हैं, बहुत बड़े साइज में बना सकते हैं। मल्टीपल एडवांटेजेस, तो जेनरिक पॉइंट है, अगर आप इसमें से 4 पॉइंट भी लिखाते, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, तब आपके वहाँ पर 2 नंबर तो पक्का आ जाते। अगर आपको ब्लू एलईडीज़ के बारे में ये नहीं पता था कि ये गैलियम नाइट्राइड इसका एक की कंपोनेंट है, और पहले के टाइम में सिर्फ हमारे पास रेड और क्या कहते हैं ग्रीन एलईडीज़ थी। क्या आपको ये पूरा आंसर समझ में आया कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, हमारा व्यू पॉइंट क्या रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए? क्योंकि देखिए, ऐसे क्वेश्चंस ही आपको पेपर के अंदर आगे या पीछे लेके जाएंगे। जो क्वेश्चन सिंपल होंगे उसमें डिपेंड करेगा आपका स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन, पर ऐसे आंसर्स में आप डिपेंड करेगा कि आप में हौसला कितना है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का। अब कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि आज के टाइम में एलईडीज को यूज करके हमारी सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स बना रही है, जैसे कि उज्ज्वला, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो ये आपको पता होगा कि एलईडी की ये कोई स्कीम है जहां पर हम घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एलईडीज प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको लगाइए, ये एफिशिएंट है, ये ड्यूरेबल है, ये कंपेटेबल है। एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, जहां पर हम एलईडीज इंस्टॉल करते हैं घरों में जाके। Hence, it must be concluded that LEDs have proved the potent for revolutionizing the everyday lives of the people. So please एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये थॉट प्रोसेस समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल करेंगे वहां जाके, जो आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि हमेशा 20 में से 4, 3 या 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं अंदाजा होगा, स्पेशली फ्रॉम साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट या फिर सिक्योरिटी। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारी आंसर राइटिंग का राज ऐसे क्वेश्चंस में ही है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम टैकल किस तरह से करेंगे। अगर आपको ये आ गया तो आप बाकी बच्चों से बहुत अच्छा वहां पर करके आएंगे। बस मेरा मोटिव यही है कि आप ये चीज़ें सीख जाएं, बाकी तो आपको कंटेंट आता ही होगा, शायद मेरे से भी ज़्यादा आता हो। स्किल इंप्रूव कर लीजिए, उसके बाद आप बहुत आगे चले जाएंगे। सो थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। ये था हमारा पूरा मॉडल आंसर डिस्कशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो अभी हमने लास्ट वीक किया था। 6 के 6 आंसर्स को इसी डिलीजेंस के साथ डिस्कस किया जाता है। किसी में ये नहीं किया जाता कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग एन आंसर हमने उसको 2 या 4 मिनट में डिस्कस कर लिया कि ये वगैरह पॉइंट्स हम उसमें लिख सकेंगे। पूरे थॉट प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है, स्ट्रक्चर को, प्रेजेंटेशन को, कंटेंट को, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे अगर डिस्कशन रिक्वायर्ड है तो उसको भी डिस्कस किया जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, ताकि कभी भी कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हमको जितनी वैल्यू आउटपुट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं उससे भी आगे जाके हर बच्चे की कोशिश की मदद करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे को हमेशा एक एक्साइटमेंट रहे जब भी उसके मन में कोई डाउट हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, या अगर आप पहले मेरे साथ आंसर राइटिंग कर चुके हैं, तो आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा। हमेशा कमियां रहती हैं, मैं हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप मंथली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, यूपीएससी में मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपसे वादा करूंगा कि आप निराश नहीं होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहां पर आपको स्नीक पिक दिया गया हमारे इस पेड मंथली आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।